गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स का अध्ययन करें। कल हमने इनके जीवन परिचय, इनकी रचनाओं तथा उनके महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में अध्ययन किया। आज हम शुरुआत करते हैं उनके प्रमुख सिद्धांतों से कि मार्क्स के द्वारा जो भी अपने राजनीतिक विचारधारा में जो अपने विचार प्रदान किए, जो अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, उनमें से विशेषकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा इतिहास की आर्थिक व्याख्या, तीसरा वर्ग संघर्ष, चौथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत तथा पूंजीवादी व्याख्या का विश्लेषण तथा उसके भविष्य के संबंध में धारणा, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण विचार हैं। इनके संबंध में एक एक करके हम आने वाली क्लासों में सब देखेंगे। तो आज हम डिस्कशन करते हैं मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित महत्वपूर्ण द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, जिसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है द्वंद्व अर्थात द्वंद्वात्मक और दूसरा है भौतिकवाद। देखिए, द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद, देखिए मार्क्स ने अपना जो द्वंद्वात्मक प्रणाली, ये जो द्वंद्वात्मक शब्द है ये हीगल से ग्रहण किया है और जो भौतिकवाद शब्द है वो फायरबाख से अपनाया। ठीक है, ये दोनों शब्द अलग अलग राजनीतिक विचारकों से उन्होंने ग्रहण किया है। आपको समझना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, मार्क्स ये मानते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जो मूल तत्व है, इन दोनों में से जो मूल तत्व है वो है भौतिकवाद। ध्यान रखना, मार्क्स किसी भी ईश्वर, पारलौकिक दुनिया, आत्मा, भगवान में विश्वास नहीं करते। मार्क्स कहते हैं जो भी है वो सब कुछ यही है। इस भौतिक लौकिक दुनिया में जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वही है और कुछ नहीं है। हमारे से परे कोई दुनिया नहीं है। कोई ईश्वर का अस्तित्व या किसी धर्म की जो बातें हैं उनमें बिल्कुल यकीन नहीं करते। इसलिए समझना बिल्कुल आपको कि मार्क्स पूरी तरह से भौतिकवादी हैं। जो कुछ भी हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, जो कुछ वास्तविक है, उसी में यकीन करते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि भौतिकवाद ये कहता है कि इस सृष्टि का जो मूल तत्व है वो है कण अर्थात पदार्थ। इस सृष्टि का मूल तत्व क्या है? इस सृष्टि का कण अर्थात इसको पदार्थ के नाम से भी जाना जा सकता है। अर्थात इसको हम भौतिक परिस्थितियां भी कह सकते हैं या अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रणाली से भी इसको अपन समझ सकते हैं। अब मार्क्स कहते हैं कि सृष्टि का मूल तत्व कण है और कण को या पदार्थ को ये कोई स्थायी है नहीं, ये गतिशील है। ये हमेशा गति करता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। ठीक है, तो इसी गतिशीलता की वजह से ही किसका निर्माण हुआ है? समाज का विकास हुआ है। बात समझ में आ रही? ध्यान रखना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्द हैं। द्वंद्वात्मक हीगल से लिया है, भौतिकवाद फायरबाख से लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको सिद्धांत समझना बेहद महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। और ये समझ में आने के बाद में शेष सभी भी जो भी मार्क्स के सिद्धांत है आपको आसानी से समझ में आएंगे। इसलिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को पूरी तरह से आप एकाग्रचित होकर इस टॉपिक को अच्छे से समझें। मैंने आपको बताया है कि ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो महान व्यक्तियों से लिया है, द्वंद्वात्मक हीगल से, भौतिकवाद फायरबाख से। अब मार्क्स है जिस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मूल तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं भौतिकवाद को, और भौतिकवाद ये कहता है कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है? कण या पदार्थ। ठीक है, अब मार्क्स कहते हैं कि जब कण या पदार्थ के हैं वो कोई स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, बल्कि क्या है? गतिशील है। और इसी गतिशीलता के कारण ही हमारे समाज का विकास हुआ है। इसमें किसी प्रकार के पारलौकिक या ईश्वरीकृत किसी प्रकार का समाज का कोई रोल नहीं है, बल्कि हमें से ही गति के कारण ही क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप समाज का विकास हुआ है। इस प्रकार मार्क्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास फलस्वरूप
अर्थव्यवस्था के विकास के फलस्वरूप ही समाज का विकास हुआ है। आप समझ सकते हैं कि इतिहास में जो भी घटनाक्रम अपन दिखाई देते हैं वो सब आर्थिक घटनाओं के चारों तरफ घूमते हैं मार्क्स के अनुसार। इसलिए कहते हैं कि समाज का विकास अर्थव्यवस्था के विकास के फलस्वरूप ही हुआ है। ठीक है, इसलिए मार्क्स कहते हैं कि समाज का विकास कुछ सीधी रेखा से नहीं हुआ, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से हुआ है। कई प्रकार के उसमें उतार चढ़ाव आए हैं। और इसको कैसे समझना है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा से हुआ है, सीधी रेखा से नहीं हुआ है, तो इसके संबंध में उन्होंने कहा है कि इसको समझना है तो हम द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से समझ सकते हैं। इससे द्वंद्वात्मक पद्धति से। अब द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है, तो इसके संबंध में उन्होंने बताया इसके 3 चरण है। क्या है? 3 चरण, जिसको कहा जाता है वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद, प्रतिवाद और संवाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। बात समझ में आई? तो वाद, प्रतिवाद और संवाद। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं, किस प्रकार से ये द्वंद्वात्मक पद्धति अपनी इसको प्रक्रिया को समझाने में सहायता करती है। देखिए, मार्क्स ये कहते हैं कि वाद यानी समाज की साधारण स्थिति, समाज की साधारण स्थिति, इसको वाद के नाम में, वाद से हम समझ सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी अंतर्विरोध नहीं है, किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है। ठीक है, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, सब शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार का संपत्ति का, किसी प्रकार का लोभ लालच कुछ भी नहीं है, एकदम साधारण स्थिति है। कोई भी अंतर्विरोध, कलह, संघर्ष, तनाव, अशांति ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये क्या है? वाद की स्थिति है। तो समझ में आ गई? मतलब इस वाद में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, बिल्कुल शांति बनी हुई है, किसी प्रकार का अंतर्विरोध, अंतर संघर्ष या तनाव, अशांति का कुछ भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन फिर थोड़े समय बाद असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिवाद उत्पन्न होता है। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, लोगों में किसी प्रकार का भाव पैदा होता है। तो उससे क्या होता है कि जो स्थिति वाद में है ना, उसमें से फिर धीरे धीरे लोग आपस में असंतुष्ट होते हैं और असंतुष्ट होकर उसकी क्रिया प्रतिक्रिया फलस्वरूप क्या शुरू होता है? प्रतिवाद होता है। ठीक है, प्रतिवाद शुरू होता है। अब प्रतिवाद में फिर क्या होता है? अंतर्विरोध चलता है। आपको पता है क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कुछ गतिशीलता होती है, तो फिर प्रतिवाद में अंतर्विरोध चलता है, अर्थात प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है। जब अंतर्विरोध होगा, आपस में ये इस प्रकार का संघर्ष होगा, तो फिर उसमें नए सिरे से क्या होगा कि प्रतिवाद का भी नई प्रतिवाद उत्पन्न होगा और दो प्रतिवादों के सहयोग से क्या पैदा होता है? संवाद की उत्पत्ति होती है। जब प्रतिवाद एक प्रतिवाद होगा तो फिर किसकी उत्पत्ति होगी? संवाद की उत्पत्ति होती है। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार वाद, प्रतिवाद, संवाद, वाद, प्रतिवाद, संवाद की प्रक्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक वर्ग विहीन, शोषण विहीन और राज्य विहीन साम्यवाद का विकास नहीं हो पाता है। मार्क्स का मूल मकसद यही है कि साम्यवाद कैसे स्थापित हो, साम्यवाद कैसे आए। तो साम्यवाद के लिए क्या उन्होंने बताया कि जब साम्यवाद तब आएगा जब किसी प्रकार का न तो कोई वर्ग रहेगा, न किसी प्रकार का शोषण किया जाएगा और बिल्कुल राज्य लोप हो जाएगा, राज्य समाप्त हो जाएगा, राज्य का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? साम्यवाद की स्थिति कहेंगे। इसलिए ये उन्होंने बताया है कि जब तक साम्यवाद की स्थापना नहीं होगी तब तक वाद, प्रतिवाद और संवाद ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और जब अंतिम रूप से साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी तब फिर ये परिस्थिति रुक जाएगी। ठीक है, इसलिए उन्हें एक उदाहरण दिया है गेहूं के पौधे का कि इस द्वंद्वात्मक पद्धति को अगर बेहतर तरीके से समझना है तो आप द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या लिया है? एक गेहूं का दाना लिया। मार्क्स इस उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करें कि सबसे पहले आप लीजिए एक गेहूं का दाना लीजिए। ठीक है, प्रारंभ में गेहूं का दाना एक प्रकार का क्या है? वाद है। बात समझ में आ गई? एक गेहूं का दाना आपके हाथ में लो तो फिर जो जिस दाना वो दाना है न तो कोई क्रिया कर रहा है, न प्रतिक्रिया कर रहा है, न किसी प्रकार उसमें कोई प्रकार का हलचल है, कुछ भी गतिशीलता बिल्कुल है क्या? कुछ भी नहीं है, वो स्थिर है। ठीक है, तो ये जो गेहूं का दाना है, ये जो अपनी स्थिति है, ये क्या है? वाद है। लेकिन इस दाने को आप भूमि में बो दो, भूमि में बो देने के बाद में उसको पानी दो, खाद दो, तो ये क्या करेगा? इसके विरुद्ध भूमि की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। भूमि में इस दाने और भूमि के मध्य क्रिया शुरू हो जाती है और ये गलकर अंकुरित होता है और पौधा बनता है।
क्या होता है, ये दाना गलकर अंकुरित होता है और फिर के किस में बदलता है, पौधे के रूप में बदलता है, पौधे का विकास। तो ये जो पौधे का जो विकास होता है ये क्या है, प्रतिवाद है। बात समझ में आ गया? पौधे का विकास होना प्रतिवाद है। अब तीसरी कड़ी में पौधे पर बाली आना, फिर उसका पकना और पकने पर गेहूं के दाने का बनना। ठीक है, पुनः गेहूं के दाने एक बोया था और कई उस पर सैकड़ों दाने लग गए और फिर पौधे का सूख नष्ट होना, ये संवाद है। बात समझ में आ गई आपको? क्या है, संवाद है। गेहूं का दाना, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल एकदम स्थिर है, वो वाद है। लेकिन फिर उस दाने को आप भूमि में बो दो, पानी दो, खाद दो, भूमि में और दाने में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, धीरे धीरे पौधा बनता है। अब अंकुरित होने के बाद में पौधा बनता है, तो ये पौधा बनना एक प्रकार का प्रतिवाद हो गया। फिर उस पौधे में फिर धीरे धीरे उसका विकास होना, बाली आना, पकने पर गेहूं के दाने आना, फिर पौधे का सर्कल नष्ट हो जाना, ये क्या है, संवाद है। तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया है, मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, इनको अगर समझना है तो द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से समझा जा सकता है। अगर इनको समझना है तो किसके माध्यम से समझा जा सकता है, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक है, तो आप देखिए कि सबसे पहले आप बोर्ड में देखिए कि सबसे पहले जो स्थिति है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी स्थितियां जो बताई हैं, आर्थिक इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या की है, आर्थिक व्याख्या में उन्होंने बताया कि सबसे पहले आदिम साम्यवादी अवस्था थी, लेकिन फिर उसके बाद में दास अवस्था आती है, फिर सामंती अवस्था आती है, फिर पूंजीवादी अवस्था आती है और फिर श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद की अवस्था आती है और अंत में फिर वापस साम्यवाद की अवस्था आती है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया है कि हमें अगर क्योंकि देखो मार्क्स का तो ये मानना था कि आज तक का जो इतिहास है ना, ये कोई महान व्यक्तियों की देन नहीं है, बल्कि सब कुछ आर्थिक शक्तियों के इर्द गिर्द, आर्थिक संसाधनों और आर्थिक हितों के इर्द गिर्द ही सब कुछ इतिहास समेटा हुआ है और यही इतिहास को बनाने वाली घटनाक्रम है। इसलिए कहते हैं कि अगर आर्थिक जीवन को समझना है, आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को समझना है, तो हम द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, सबसे पहले क्या कहते हैं कि जो दास अवस्था है उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, ये वाद की अवस्था है। लेकिन फिर क्या होता है कि दास में जो मालिक हैं वो दास का शोषण करते हैं और फिर दासों का जिस प्रकार से अत्याचार शोषण होता है, तो दासों को फिर मालिकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू होती है, सामंतवाद आता है, फिर सामंतवाद में भी प्रतिवाद का प्रतिवाद उत्पन्न होता है और फिर इस स्थितियाँ बदलती हैं और पूंजीवाद के रूप में आता है, ये पूंजीवाद में कन्वर्ट होता है। फिर पूंजीवाद में भी इसी प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, तो फिर पूंजीवाद के खिलाफ जो बहुत बड़ा समाज का वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो तबका उसके खिलाफ होता है, क्रांति करता है। फिर क्रांति के फलस्वरूप किसकी स्थापना होती है, सर्वहारा के अधिनायकवाद की, और सर्वहारा अधिनायकवाद फिर लास्ट अंत में किसमें कन्वर्ट होता है, साम्यवाद में, अर्थात जिसकी परिकल्पना मार्क्स करते हैं। तो कहते हैं कि पूंजीवाद, अब पूंजीवाद में जो अवस्था है उसको समझने के लिए कहते हैं कि माना कि एक प्रकार की वाद की अवस्था है, पर इसमें असंगति रहती है। असंगति क्या रहती है कि समाज के शक्तिशाली और सर्वहारा लोग दोनों के मध्य दो वर्गों में बढ़ जाते हैं। अब ध्यान रखना, मार्क्स ने दो शब्द का प्रयोग किया है, एक बुर्जुआ वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग का तात्पर्य है समाज का पूंजीपति वर्ग, समाज का अमीर वर्ग, समाज का साधन संपन्न वर्ग, उसको बुर्जुआ वर्ग के नाम से पुकारा है। सर्वहारा वर्ग यानी वो लोग जो गरीब हैं, मजदूर हैं और साधनहीन हैं, वो सर्वहारा। तो ये कहते हैं कि जो बुर्जुआ वर्ग अर्थात जो अमीर लोग हैं वो संख्या में कम है और जो सर्वहारा लोग हैं वो संख्या में बहुत अधिक हैं। तो ये जो माना कि इसमें उन्होंने बताने समझाने का प्रयास किया कि जो पूंजीवाद की अवस्था है वो वाद है, लेकिन इसमें असंगति बहुत बड़ी खतरनाक रहती है। असंगति ये अंतर्विरोध बहुत बड़ा पाया जाता है, क्योंकि समाज शक्तिशाली अर्थात अमीर लोग और गरीब लोगों के मध्य दो वर्गों में बढ़ जाता है और इस असंगति और दोष के कारण समाज में क्या होता है, संघर्ष होता है। जो जिसके पास कुछ नहीं है तो वो पाना चाहता है और जिसके पास बहुत कुछ है वो उसको संजोए रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है। तो दोनों वर्गों के मध्य जो हित हैं वो बिल्कुल अलग अलग है और दोनों वो विपरीत हित होने के कारण ये दोनों के मध्य क्या होता है, संघर्ष पैदा होता है और एक प्रकार का तनाव होता है।
तथा व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक व्यवस्था को प्रतिवाद स्वरूप समाज के विकास की अवस्था आती है। अब देखो, अब इसके विरुद्ध जब बहुत बड़ी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, प्रतिवाद का स्वरूप जो होता है वो होता है सर्वहारा के अधिनायकवाद के रूप में या सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की अवस्था की गई है। ठीक है, अब सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की अवस्था कैसे, किस प्रकार से, ये कहते हैं कि सब मजदूर लोग, सब ये जो सर्वहारा वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो इनके खिलाफ क्रांति करेगा और वो खूनी क्रांति करेगा। इस प्रकार की खूनी क्रांति करेगा। तो इसमें स्वाभाविक है, मार्क्स ये तर्क देते हैं कि सर्वहारों की संख्या ज़्यादा है और पूंजीपतियों की संख्या कम है, तो इसलिए पूंजीपति हार जाएंगे सर्वहारा के सामने और जीत किसकी होगी, सर्वहारा की। और फिर जो सर्वहारा की जीत होगी तो सर्वहारा की कौन सी अवस्था क्या आएगी, वो प्रतिवाद में भी अधिनायक तंत्र, मतलब सब कुछ तानाशाही, एक प्रकार का अधिनायकवादी अवस्था किसकी होगी, सर्वहारा मजदूर वर्ग लोगों की तानाशाही होगी। ठीक है, इस अवस्था को उन्होंने किस नाम से पुकारा है, प्रतिवाद का। लेकिन ये कहते हैं कि ये भी स्थायी नहीं है, ये कुछ समय के लिए रहेगी, लेकिन बाद में इसको भी किस अवस्था में बदलना है, संवाद की स्थिति में, अर्थात साम्यवाद की अवस्था की ओर अग्रसर होना है। तो ये जो है, ये तब तक अपनी जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ण करके एक प्रकार से वर्गविहीन, शोषणविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना करने के लिए ये काम करेगा। और जब ये स्थापना हो जाएगी तो फिर वो साम्यवाद की अवस्था कहलाएगी, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर क्या होगा, सार्वजनिक स्वामित्व की अवस्था होगी। जो भी संपत्ति है वो सबकी होगी, कोई एक व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये उन्होंने इसको वाद, प्रतिवाद और संवाद के तौर पर, तथा इसको कहते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति, इसके माध्यम से अपना ये सिद्धांत बताने का, इस सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो समझे आप, ये था द्वंद्वात्मक पद्धति, जिसमें उन्होंने बताया है जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अर्थात ये जो प्रक्रिया है, जो कहने के तात्पर्य जो घटनाक्रम होते हैं, ये जो विकास है, ये विकास किस प्रकार से हुआ है, इसके संबंध में उन्होंने ये वाद प्रतिवाद संवाद के रूप से स्पष्ट किया। लेकिन ये कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वो सब आर्थिक जीवन की घटनाओं की वजह से इतिहास में घटनाक्रम होता है और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप समाज का विकास हुआ है, इसको उन्होंने स्पष्ट किया। ठीक है, इसलिए मार्क्स कहते हैं कि मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हेगलवादी पद्धति से भिन्न है, वरन ये बिल्कुल विपरीत है। ये कहते हैं कि मेरा जो द्वंद्वात्मक का जो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म का जो मेरा सिद्धांत है, वो पूरी तरह से, मतलब यूँ कह सकते विशेषकर डायलेक्टिकल अर्थात द्वंद्वात्मक पद्धति, कि वो हेगल की पद्धति से बिल्कुल भिन्न है, ये उसकी बिल्कुल विपरीत है। मैंने हेगल के द्वंद्वात्मक तर्क अपने सिर के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा करके पैरों के बल पर खड़ा कर दिया, यानी बिल्कुल उसको विपरीत चेंज कर दिया गया। ठीक है, ये उन्होंने बताए हैं अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में अपने विचार। ठीक है,